Hello students, today we will discuss the Huygens explanation of double refraction in uniaxial crystal, and we will discuss the positive and negative crystals, and then the Nicol prism. Okay, so first we will discuss the topic Huygens explanation of the double refraction in uniaxial crystals. So, to explain the double refraction exhibited by uniaxial crystal, Huygens extended his wave theory of secondary wavelets. डबल रिफ्रैक्शन यूनिएक्सियल क्रिस्टल से जो डबल रिफ्रैक्शन जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी को एक्सटेंड किया, सेकेंडरी वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स को थोड़ा एक्सटेंड किया और फिर उसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। सो वो क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे? तो फर्स्ट जो पॉस्टुलेट्स था, जो फर्स्ट अवधारणा थी, पहली अवधारणा वो क्या थी कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, कि जब लाइट जो है किसी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है तो एवरी पॉइंट ऑफ इट बिकम्स सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो प्रत्येक पॉइंट जो होगा इस डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल का, वो प्रत्येक पॉइंट जो है वो एक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट का काम करेगा। ठीक है, सो इट प्रत्येक पॉइंट यानी ईच पॉइंट विल एक्ट एज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एंड एक्साइट्स टू सेपरेट वेवलेट्स। दो सेपरेट वेवलेट्स को वो एक्साइट करेगा विद इन द क्रिस्टल, और क्रिस्टल के अंदर जो है वो दो सेपरेट वेवलेट्स को क्या करता है, एक्साइट करता है। सो जो दो सेपरेट वेवलेट्स हैं वो एक वेवलेट तो होगी आपकी स्फेरिकल वेवलेट विच इज एसोसिएटेड विद दी ओ रे। एक होगी आपके पास स्फेरिकल वेवलेट जो कि ओ रे से एसोसिएटेड होगी, ओ रे से एसोसिएटेड होगी, और दूसरी जो रे होगी वो होगी आपकी इलिप्टिकल रे विच इज एसोसिएटेड विद दी ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। सो फर्स्ट वेवलेट है स्फेरिकल वेवलेट और दूसरी वेवलेट होगी इलिप्टिकल वेवलेट। ठीक है, तो वेवलेट जिसका की शेप स्फेरिकल होगी और दूसरी वेवलेट जिसकी की शेप जो है वो इलिप्टिकल होगी। ओके, सो फॉर ओ रे द क्रिस्टल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। ओ रे के लिए जो क्रिस्टल है आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक मतलब कि प्रत्येक डायरेक्शन में, चाहे एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो, जेड डायरेक्शन हो, तीनों डायमेंशन में अगर हम किसी भी डायरेक्शन को देखें तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होगी। ठीक है, क्रिस्टल की। सो फॉर ओ रे द क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल क्या है, आइसोट्रोपिक है और होमोजीनियस है। हेंस ओ रे ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी। इसलिए जो ओ रे होगी वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। हमने कल भी पढ़ा था कि जब क्रिस्टल आइसोट्रोपिक होगा तो ओ रे जो होगी, वो जो भी रे होगी उससे निकलने वाली, जो उसमें ट्रेवल करने वाली, वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी और प्रत्येक डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जो है सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। ठीक है, एंड देयरफॉर द वेव फ्रंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज स्फेरिकल, क्योंकि जो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो सेम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। ठीक है, और सेम डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगी इसलिए जो वेव फ्रंट होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, दूसरा जो ई रे है, ई रे के लिए क्रिस्टल जो है वो एनआइसोट्रोपिक है, एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, एनआइसोट्रोपिक मतलब जहाँ पर कि डिफरेंट डायरेक्शन में, प्रत्येक अलग अलग डायरेक्शंस में अगर हम देखें तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। सो इसलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होने के कारण, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो कैसा है, एनआइसोट्रोपिक है, जो वेलोसिटी होगी इस ई रे की, ई रे की जो वेलोसिटी होगी क्रिस्टल के अंदर वो कैसी होगी, इट विल वेरी विद द डायरेक्शन, यानी कि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी ये जो है वो क्या करेगी, वेरी होती जाएगी। ठीक है, यानी कि ये चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसलिए जो उसका अगर हम लोकस निकालें, जहाँ जहाँ पे वो जो वेव है वो जा रही है उसका हम बिंदु पथ निकालें अगर, तो तब जो हमारा बिंदु पथ आएगा वो स्फेरिकल नहीं होगा आपकी बार, क्योंकि
डिस्टेंस भी, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है तो डिस्टेंस भी जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने तय करी होगी, ये जो ई रे है इसने, ठीक है। इसलिए डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर स्फेरिकल ना होकर के वेवलेट कैसा होगा, इलिप्सॉइड होगा। तो वेवलेट जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, इलिप्सॉइड। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट जो है वो क्या है कि टू वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ई रे एंड ओ रे, जो ई रे और ओ रे के जो वेव फ्रंट्स हैं, टू वेव फ्रंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ई रे एंड ओ रे, दो वेव फ्रंट ई रे एंड ओ रे के, दे विल टच ईच अदर, वो एक दूसरे को टच करेंगे एट द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स कहीं पर वो क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस। इसलिए जो ये जो दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे उनको अगर हम क्या करेंगे, जोड़ दें, तो वो जो लाइन होगी वो कहलाएगी ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। एंड एज लाइट एडवांसेस थ्रू द क्रिस्टल द टू वेव सरफेसेस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द क्रिस्टल, और जैसे ही जो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी क्रिस्टल में, तो ये दोनों के दोनों सरफेसेस जो हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टल में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। ओके, therefore the two refracted rays corresponding to E ray and O ray respectively emerges out of crystals। इसलिए इनके अकॉर्डिंगली जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, यानी कि ई रे एंड ओ रे के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेज हैं वो क्या होंगी, इमर्ज होंगी क्रिस्टल से। ओके, so uniaxial crystal may be divided into two classes. First is positive crystal and second is negative crystal. So positive crystal क्या है, two different types of wave fronts, यानी कि पॉजिटिव क्रिस्टल्स क्या है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें वेव सरफेसेस फॉर यूनिएक्शियल क्रिस्टल्स थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है यूनिएक्शियल क्रिस्टल्स में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स, ठीक है। तो नेगेटिव क्रिस्टल्स में जैसे कि कैल्साइट है, कैल्साइट जो है वो क्या है आपका, नेगेटिव क्रिस्टल कैल्साइट। ओके, अभी आप आगे भी देखोगे, कैल्साइट नेगेटिव क्रिस्टल है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इसके लिए, जो ये जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, ये पॉजिटिव क्रिस्टल है और ये वाला हमारा नेगेटिव क्रिस्टल है कैल्साइट। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला जो है नेगेटिव क्रिस्टल के लिए है और ये पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है। अभी इस डायग्राम को मत नहीं दिख रहा होगा आपको, बट आप केवल ये देखो कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज म्यू ई। म्यू ई जो होता है इट इज़ लेस देन द ऑर्डिनरी इंडेक्स, दैट इज म्यू ओ से क्या होता है, कम होता है। सो म्यू ई इज लेस देन म्यू ओ हियर, ठीक है। ई और ओ जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रेज के लिए है ये रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसलिए मैंने कल भी बताया था, अगर ये म्यू ई जो है ग्रेट लेस देन है म्यू नॉट, तो उल्टा होगा यहाँ पर वी ई, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन दी वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, ठीक है। एंड सिमिलरली इन यहाँ पर देखो पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जांपल है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, इट इज़ ग्रेटर देन दी ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स, ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी। ओके, सो म्यू ई इज़ ग्रेटर देन म्यू ओ। सो यहाँ पर म्यू ई जो है बड़ा है म्यू ओ से, तो वी ई इज लेस देन वी ओ। ओके, सो इन a general treatment of the propagation of light in positive and negative crystal is usually given in terms of wave surfaces। तो एक जनरल जो ट्रीटमेंट है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का, पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्रिस्टल्स हैं इनमें जनरल प्रोपोगेशन कैसा होता है वो हम वेव सरफेसेस के टर्म्स में हम उसको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बता रहे हैं कि इट इज़ यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ वेव सरफेसेस, तो यही जो है लीड करता है हाइगन्स कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो वेव सरफेस क्या होता है, पहले तो कि वेव सरफेस होता है, इट इज़ अ वेव फ्रंट कंप्लीटली सराउंडिंग अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
सो सपोज ये P पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ सोर्स है. ओके, सो वेव सरफेस इज अ वेव फ्रंट कंप्लीटली सराउंडिंग अ पॉइंट सोर्स. तो इस यहाँ पर देखो आप, तो ये जो वेव ये जो है आपको ये क्या है, वेव सरफेस है. So it is a wavefront completely surrounding a point source of monochromatic light. तो P पॉइंट यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को, ये पॉइंट सोर्स जो है, इसको ये सराउंडिंग, ये जो है इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द वेव फ्रंट विच इज कॉल्ड द वेव सरफेस. ओके, दस इफ वन ऑफ द क्रिस्टल्स, ये वाले इसमें देखो आप, ये क्वार्ट्स क्रिस्टल है और ये जो है कैल्साइट क्रिस्टल है. यहाँ लिखा हुआ कैल्साइट और यहाँ लिखा हुआ क्वार्ट्स. ठीक है, तो इन दोनों क्रिस्टल्स में आप ये देखोगे, यहाँ पर जो सर्किल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो ये क्या है, सर्किल है, और एक ये क्या है, एलिप्स है. ऐसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, एलिप्स है, और ये क्या है, सर्किल है. ठीक है, ओके, दिख रहा है. सो सर्किल एंड इलिप्स अराउंड द पॉइंट सोर्स, जो सर्किल है और ये जो इलिप्स है, ये जो पॉइंट सोर्स के अराउंड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द ट्रेसेस ऑफ द वेव फ्रंट्स. तो ये वाले हों चाहे ये वाले हों, ये क्या है, ये है ट्रेसेस ऑफ द वेव फ्रंट्स. यानी कि जो वेव फ्रंट्स हैं उनको, उनका लोकस है ये, एक तरीके से उनका बिंदु पथ हम कह सकते हैं. अगर हम उनका बिंदु पथ खींचे तो हमें यहाँ पर एक क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा. ठीक है, स्फीयर मिलेगा. और यहाँ अगर हम बिंदु पथ खींचे तो हमें यहाँ मिलेगा इलिप्स. ठीक है, तो ये और ये बताया था हमने कि जैसे कि जो हाइगन ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे कि ये जो दोनों वेव सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे जो हैं वो टच करेंगे. ठीक है, तो दो पॉइंट्स जैसे सपोज ये और ये, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो ऑप्टिक एक्सिस होगी. ऐसे ही यहाँ पर भी ये पॉइंट्स हैं और इनको मिलाने वाली जो एक्सिस होगी वो होगी ऑप्टिक एक्सिस. ठीक है, लाइन जो होगी ऑप्टिक एक्सिस होगी. ओके, सो जो ये इलिप्स एंड सर्किल जो हैं, दीज अराउंड द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स P पॉइंट जो ये दिख रहा है, ये क्या है, एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रेसेस ऑफ द वेव फ्रंट्स. और वो क्या है, विच आर द लोकाई ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल फेज इन वेव्स गिवन आउट बाय P. तो ये वाली जो ये जैसे ये है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो इनका मैं अगर लोकस खींचूँ तो मुझे एक क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सर्किल. ठीक है, इसी तरीके से ये वाला, तो ये इसको मैं अगर ऐसे खींचूँ तो ये मिलेगा हमें एलिप्स. ठीक है, तो अगर ये क्रिस्टल्स जो हैं आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है जैसे कि ग्लास, सो तब वहाँ पर एक सिंगल वेव सरफेस होगा. ठीक है, एंड सिंगल वेव सरफेस जो होगा वो क्या होगा, स्फेयर होगा. ठीक है, तो स्फेयर जो है जो क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है प्रत्येक डायरेक्शन में क्या है, सेम है, जैसे मैंने अभी बताया था. सो इन मोस्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, अगर दो वेव सरफेसेस जो है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं तो उनको हम कहेंगे ऑर्डिनरी वेव सरफेस और दूसरे को हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव सरफेस. ठीक है, तो एक जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पर, ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव सरफेस. ठीक है, तो इसको हमने लिखा हुआ है ई वेव सरफेस. ठीक है, ये जो ये शो करा हुआ है, इसको जरा ढंग से देखो, ये वाला है, ये अंदर वाला. ठीक है, तो ई वेव सरफेस है ये. ठीक, ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो इलिप्स है वो है ई वेव सरफेस, और ये जो है वो क्या है, ओ वेव सरफेस, ऑर्डिनरी वेव सरफेस. ठीक है, तो जो दो वेव सरफेसेस जो फॉर्म हो रही है यहाँ पे वो है ऑर्डिनरी वेव सरफेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव सरफेस. कैल्साइट और क्वार्ट्स क्रिस्टल जो हमने यहाँ पर ले रखे हैं, क्वार्ट्स और ये कैल्साइट क्रिस्टल हैं. इन दोनों क्रिस्टल्स में ऑर्डिनरी वेव सरफेस जो है वो स्फीयर है, आप देख सकते हो. ऑर्डिनरी वेव सरफेस जो है, ये ऑर्डिनरी वेव सरफेस है, ये ऑर्डिनरी वेव सरफेस है, दोनों क्या है, स्फीयर है. ठीक है, दोनों क्या है, स्फीयर है. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव सरफेस भी दोनों के लिए क्या है, इलिप्स, ये है इलिप्सॉइड. ठीक है,
Okay, so the actual three-dimensional surfaces are obtained by rotating the cross sectional figures. तो ये एक्चुअल जो थ्री डायमेंशनल सरफेसेस जो हैं ये कैसे मिलती है हमें, अगर हम रोटेट करें क्रॉस सेक्शनल फिगर्स को अगर रोटेट करते हैं अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस, तो तब हमें ये थ्री डायमेंशनल सरफेस हमें मिलती है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल सरफेस पे भी आप देखोगे, सो जो ऑप्टिक एक्सिस है यहाँ पर है एक्स एक्स डैश, और यहाँ पर है ये लिखा नहीं है जेड जेड डैश। ठीक है, सो सर्किल जनरेट, सर्किल को जब हम थ्री डायमेंशनली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, एक स्फेयर मिलेगा, और एलिप्स को जब हम रोटेट करेंगे यानी रिवॉल्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा एलिप्सॉइड। ओके, सो थ्री क्रॉस सेक्शंस जो इनके हैं वो यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, इनकी जो क्रॉस सेक्शंस हैं। ठीक है, ये है क्रॉस सेक्शंस। तो क्रॉस सेक्शंस ऑफ दी वेव सरफेसेस फॉर कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये आपको थ्री डायमेंशनल आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला जो है, ये वाला तो सर्किल है, और ये मतलब ये बाहर वाला स्फेयर हो गया, और ये अंदर वाला क्या है आपका इलिप्सॉइड। ऐसे ही ये बाहर वाला जो है वो इलिप्सॉइड है, और ये क्या है, स्फेयर। ठीक है, सो इन कैल्साइट हम देख सकते हैं कि कैल्साइट में ये जो आपका क्रिस्टल है, ओके हाँ, ये क्वार्ट्ज है और ये कैल्साइट है आपका, ये वाला कैल्साइट है, ये वाला। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल में आप देख सकते हैं इलिप्सॉइड टचेस द इनक्लोज्ड स्फीयर। इलिप्सॉइड ने क्या करा हुआ है, एक स्फीयर को टच किया हुआ है। ठीक है, तो इनक्लोज्ड स्फीयर को जो है टच करता है एट 2 पॉइंट्स, इस वाले ये दो पॉइंट्स पे टच करता है। ठीक है, तो ऑप्टिक एक्सिस थ्रू पी पासिस थ्रू दी सरफेसेस, दोनों सरफेसेस से क्या करती है, पास करती है। और क्वार्ट्ज में आप देखेंगे, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज में देखेंगे कि स्फेयर एंड इनक्लोज्ड इलिप्सॉइड, ये स्फेयर है और इनक्लोज्ड इलिप्सॉइड कौन सा है, ये आपका। ठीक है, दे डू नॉट क्वाइट टच एट द ऑप्टिक एक्सिस, तो ये जो है ज़्यादा एकदम से इतना टच नहीं कर रहे क्वाइट ऑप्टिक एक्सिस को थ्रू पी। ठीक है, बिकॉज वैसे ये अभी हम हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट इतना ये है कि दे डू नॉट टच गिव्स राइज टू अ होल न्यू फिनोमिनन कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये एक नई फिनोमिना को जो है जन्म देते हैं, वो फिनोमिना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जबकि वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं। सो अप्रोच ऑफ द टू सरफेसेस अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस इज सो क्लोज, लेकिन यहाँ पर जो दोनों इसकी जो सरफेसेस को टच करने की जो है वो अप्रोच काफ़ी क्लोज है। ठीक है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे, ये दोनों के सरफेस जो हैं, ये जेड, ये यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए कि रेडियाई ड्रॉन फ्रॉम पी, रेडियाई यानी कि रेडियस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पी से, पी पॉइंट से जो रेडियस हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी फेज वेलोसिटी। वो जो रेडियस है, ये वाली रेडियस है सपोज, तो वो फेज वेलोसिटी की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ओके, so these are the cross sections of the wave surfaces for calcite and quartz crystal. Okay, so next जो है आपका ये है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या है, निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड फ्रॉम दी कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, तो ये जो निकोल प्रिज्म है वो किससे, ये निकोल प्रिज्म जो है कैसे बना, निकोल प्रिज्म जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस है, वेरी यूजफुल ऑप्टिकल डिवाइस है, विच इज़ फैब्रिकेटेड फ्रॉम दी कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, और विलियम निकोल जो थे, इन्होंने इसको 1820 में डिज़ाइन किया था। सो ओके, सो इट इज़ यूज
to analyze the plane polarized light. Okay, so it is made in such a way, ये जो निकोल प्रिज्म है इस तरीके से बनाया जाता है कि ये दो रिफ्रैक्टेड रेज यानी कि ई रे और ओ रे में से एक रे को क्या करता है, ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमूव होने वाली रे है वो है ई रे। तो ये क्या, ओके, रिमूव सॉरी ओ रे को जो है ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, ओ रे को रिमूव करता है। ओनली यहाँ पर जो रे होती है वो कौन सी होती है, ई रे। तो ई रे हमें केवल मिलती है, यहाँ पे ओ रे जो है वो एलिमिनेटेड समझ लो आपकी, वो रिमूव हो जाती है। ओके, सो वी गेट हियर द प्लेन पोलराइज्ड ई रे कमिंग आउट ऑफ द निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से हमें जो रे मिलती है वो कौन सी मिलती है, ई रे। ठीक है, सो इट्स एक्शन, निकोल प्रिज्म का जो एक्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ये डबल रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पे बेस्ड है निकोल प्रिज्म। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो ये इस तरीके से है, ये कंस्ट्रक्शन है इसका। ये अब इसमें ये ए बी सी डी क्या है और ये कनाडा बाल्सम क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। ये क्रिस्टल जो है ये कैसा बनाया जाता है, अबाउट 3 टाइम्स तो ये लॉन्ग होता है अपनी विड्थ का, यानी कि इसकी विड्थ, ये जो इसकी लेंथ है वो इस ऐसी बनाई जाती है कि वो इसकी विड्थ की क्या हो, 3 टाइम्स हो। ठीक है, यानी कि ये जो सी डी है वो 3 टाइम्स है ए डी। तो इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, एंड जो इसके एंड्स हैं, एंड्स कट डाउन फ्रॉम 71 डिग्री इन दी प्रिंसिपल सेक्शन टू अ मोर एक्यूट एंगल ऑफ 68 डिग्री। तो वैसे तो यहाँ पे 71 डिग्री का एंगल बनता है जब हम इसको एक रोम्बस फॉर्म में देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन होता है। ये जो होता है आपने कल भी देखा होगा कैल्साइट क्रिस्टल का, क्योंकि ये निकोल प्रिज्म जो है कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाता है। तो वैसे जब हम नॉर्मल कैल्साइट क्रिस्टल देखते हैं तो ये एंगल 71 डिग्री होता है, बट निकोल प्रिज्म बनाने के लिए हमें इसको और, इसका जो एंगल है इसको और एक्यूट करना पड़ता है। वो ये जो एंगल होता है, अब ये वाला एंगल ये होता है 68 डिग्री। ठीक है, तो 68 डिग्री रिड्यूस कर देते हैं, 71 डिग्री से 68 डिग्री तक रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और फिर इस क्रिस्टल को कट किया जाता है अलोंग दी ये वाली डायरेक्शन एसी। तो एसी डायरेक्शन के अलोंग जो है इस पूरे क्रिस्टल को, ये जो क्रिस्टल ऐसा था ये अब ऐसे यहाँ से कट कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको कट कर दिया गया है। So along the plane AC and perpendicular to both the principal section and the end faces. Okay, the two cut surfaces are grounded and polished optically flat and then cemented together with the Canada balsam. तो तब ये जो दोनों सरफेस हैं, जो दो कट हो गए जो सरफेस अलग अलग, उनको ग्राउंड कर दिया जाता है और पॉलिश किया जाता है, ऑप्टिकली फ्लैट पॉलिश किया जाता है इनको, और तब इनको फिर से कनेक्टेड किया जाता है किससे, थ्रू दी कनाडा बाल्सम। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये कनाडा बाल्सम है, इससे इसको क्या कर दिया, फिर से कनेक्ट कर दिया है। फिर पहले कट किया फिर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया है। अब ये ये जो कनाडा बाल्सम है ये क्या है, कनाडा बाल्सम इज यूज्ड बिकॉज इट इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, क्योंकि एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है विद एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन अबाउट मिडवे बिटवीन द इंडेक्स ऑफ ओ एंड ई रे। तो इसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है इस कनाडा बाल्सम का वो ई रे, ओ रे एंड ई रे के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो म्यू सी बी जो है वो 1.55 है, जो कि लाई कर रहा है म्यू ओ रे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66। ठीक है, फॉर कैल्साइट, एंड ई रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू ई इक्वल्स टू 1.486 फॉर सोडियम येलो लाइट ऑफ मीन वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 5893 एंगस्ट्रॉम। सो एक्शन ऑफ द निकोल प्रिज्म, एक्शन क्या है निकोल प्रिज्म का, जब अनपोलराइज्ड लाइट को किसी इस प्रिज्म पे हम ए बी के पैरेलल जो है गिराते हैं तो इट सफर्स डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन होगा और डबल रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो
ओ रे और ई रे में क्या हो जाएगी, बट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। सो दीज रेज जो हैं, ये जो रे होंगी वो स्ट्राइक करेगी कनाडा बाल्सम पे। कनाडा बाल्सम पे स्ट्राइक करने के बाद जो कनाडा बाल्सम लेयर है उस पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अभी जो कनाडा बाल्सम लेयर है इट इज़ डेंसर देन कैल्साइट, ये कैल्साइट से डेंसर है फॉर ई रे के लिए, और लेस डेंस है फॉर ओ रे। ओ रे के लिए ये लेस डेंस है और ई रे के लिए ये ज़्यादा डेंस है। सो ओ रे ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, और जो ओ रे होती है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है। सो इट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड इन केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा तो ये टोटली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ग्रेटर देन अ सर्टेन, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू यानी कि क्रिटिकल एंगल से जो है जब बड़ा होता है तो ये जो ओ रे है वो क्या हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो दिस रिफ्लेक्टेड रे इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी एज द ट्यूब कंटेनिंग द क्रिस्टल इज कोटेड ब्लैक, क्योंकि जो क्रिस्टल जिसमें कि जिस ट्यूब में ये क्रिस्टल है वो ब्लैक कोटेड है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। बट जो ई रे है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये ट्रैवल करती है फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम में ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो ई रे तो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड हो जाएगी प्रिज्म से, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। सो निकोल प्रिज्म एक्ट्स एज अ पोलराइजर, इसलिए जो निकोल प्रिज्म है वो एक पोलराइजर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ओके। सो जो इसमें रीज़न है टू रिड्यूस दी एंगल फ्रॉम 71 डिग्री टू 68 डिग्री, जो हमने यहाँ पर पहले कैल्साइट क्रिस्टल लिया था जिसका क्या हम क्रॉस सेक्शनल जब हम देखते हैं सरफेस तो वो 71 डिग्री एंगल होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 71 डिग्री से 68 डिग्री क्यों रिड्यूस किया, इसलिए, और हमने लेंथ भी क्या चूज़ करी, 3 टाइम्स टू इट्स विड्थ, इसकी विड्थ की 3 टाइम्स जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये इनेबल करती हैं ओ रे को टू फॉल एट दी कनाडा बाल्सम लेयर एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये जो है वो ओ रे को एंगल ये इंसिडेंस एंगल से ग्रेटर एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल पे फॉल करने के लिए कनाडा बाल्सम लेयर पे ये क्या करती, इनेबल कर देती है ओ रे को, ठीक है, ये कंडीशंस, ठीक है, जिससे कि क्या होता है जो ओ रे है वो टोटली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें क्या मिलती है, ई रे, ठीक है। अगर थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल है फॉर ओ रे के लिए, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे विद रिस्पेक्ट टू द कनाडा बाल्सम लेयर इज म्यू ओ अपॉन म्यू सी बी इक्वल्स टू 1.658 upon 1.55, and condition for the total internal reflection is sin theta equals to 1 upon mu, और sin theta equals to 1 upon mu जो हमारे पास आया है, ये mu जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट इन दोनों का ये जो कंपेरेबल वाला है ये रखना है हमें, ठीक है। सो 1.55 अपॉन 1.658 दैट इज 0.935, ओके। सो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ से साइन इनवर्स निकाल लेंगे हम, साइन इनवर्स 0.935 दैट इज 69 डिग्री, ओके। सो दस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ओ रे इज ग्रेटर देन 69 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ओ रे के लिए 69 डिग्री से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है, देन इट इज़ टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, तब ये टोटली जो है इंटरनल रिफ्लेक्टेड होगी एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक एंड वॉल, इसलिए ये जो है वो ब्लैक एंड वॉल से क्या हो जाएगी, टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो 69 डिग्री जो है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल निकाला है हमने, इससे ग्रेटर होने पर इंसिडेंस एंगल, अगर ये इससे ज़्यादा होगा इंसिडेंस एंगल तो जो ओ रे है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द ब्लैक एंड वॉल, कम्प्लीटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लैक एंड वॉल से, ओके। तो आज के लिए इतना ही है।
नेक्स्ट हम इसमें कल पढ़ेंगे निकोल प्रिज्म में। अभी और भी है निकोल प्रिज्म में। अभी हमने ये पढ़ना है निकोल प्रिज्म एज पोलराइजर एंड एनालाइजर, एंड देन द लिमिटेशन ऑफ निकोल प्रिज्म, ठीक है, एंड देन एक्शन ऑफ पोलराइजर ऑन लाइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। ओके